हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे साइन अप हम लोग करेंगे और ओटीपी कैसे ईमेल पे सेंड करेंगे। ये दो राउट्स हमने बनाया था और अच्छे से समझा था कैसे ओटीपी सेंड होता है ईमेल पे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगिन कैसे करेंगे हम लोग। तो लॉगिन करने के लिए रिक्वेस्ट में दो चीज़ मिलेगी। रिक्वेस्ट के बॉडी में एक तो ईमेल मिलेगी और एक पासवर्ड मिलेगी और इस दोनों फील्ड के बेसिस पे हमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं लॉगिन करने के स्टेप्स क्या होगा। एक यूजर है, एक क्लाइंट है, ये है क्लाइंट और ये है हमारा सर्वर। और इसी तरीके से हमारे पास डेटाबेस भी होगा, तो डीबी को भी ले लेते हैं। ये है हमारा डेटाबेस। ओके, क्लाइंट लॉगिन करना चाहता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा एक HTTP रिक्वेस्ट कि वो लॉगिन करना चाहता है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए वो दो चीज़ बॉडी में, रिक्वेस्ट के बॉडी में भेजेगा, एक है ईमेल और एक है पासवर्ड। ओके, ये दो चीज़ है। हम लोग ने बैकएंड सीरीज में अच्छे से देखा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कैसे होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख के आइए, क्योंकि इसमें कुछ अलग स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं। देखिए, ईमेल पासवर्ड भेजेंगे और सर्वर को लॉगिन कराना है। लॉगिन का क्या मतलब हमने बताया था कि सर्वर जो है एक टोकन बना के क्लाइंट को सेंड करेगा। सर्वर एक टोकन बना के क्लाइंट को सेंड करेगा। सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा एक टोकन रिस्पॉन्स भेजेगा। इस टोकन में यूजर का क्रेडेंशियल होगा, ताकि जब क्लाइंट नेक्स्ट रिक्वेस्ट करे सर्वर पे अपने प्रोफाइल के लिए, तो सर्वर समझ पाए कि ये रिक्वेस्ट किस यूजर ने किया है, क्योंकि HTTP इज स्टेटलेस, इसीलिए हमें क्रेडेंशियल पास करना होगा। तो देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो चलते हैं कोड में। तो लॉगिन कंट्रोलर बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन। एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट हमें इनपुट में मिल जाएंगे और ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे। क्योंकि ये एसिंक्रोनस पार्ट है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो हम ट्राई कैच ब्लॉक में इसको रैप कर लेंगे कोड को। अगर कोई एरर आया तो कैच ब्लॉक चलेगा, अगर कोई एरर आया तो कैच ब्लॉक चलेगा और इसमें एरर हम प्रिंट करवा लेंगे। और जब एरर आएगा तो सर्वर रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स किसको, क्लाइंट को। सर्वर अगर कुछ भी एरर आया सर्वर में तो क्लाइंट को रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स 500 स्टेटस कोड के साथ जेसन फॉर्मेट में कि सक्सेस, फॉल्स एंड मैसेज इंटरनल सर्वर एरर ड्यूरिंग लॉगिन। ठीक है, ये मैसेज रिस्पॉन्स में भेजेगा। क्लाइंट किसको रिस्पॉन्स करेगा, सर्वर को। देखिए, ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्लाइंट से आता है और रिस्पॉन्स सर्वर क्लाइंट को सेंड करता है। ठीक है, तो हम कोड लिखते हैं लॉगिन के लिए। पहली बात, एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं लॉगिन के लिए क्या क्या एल्गोरिदम हम लिखेंगे। फर्स्ट थिंग, फेच करेंगे डेटा फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट जो हमें डेटा भेजेगा, डेटा में क्या भेजेगा, ईमेल भेजेगा, पासवर्ड भेजेगा, तो इसको फेच कर लेंगे। तो क्लाइंट फेच करेगा, फिर वैलिडेशन करेगा जो भी डेटा फेच किया है वो सही है, वो डेटा आया है या नहीं, ये फेच कर लेगा। ठीक है, क्लाइंट पासवर्ड सेंड किया है, क्लाइंट देखिए पासवर्ड सेंड किया है, तो ये यूजर लॉगिन करने आया है और ये अपना पासवर्ड दिया है, तो हम ये भी तो वैलिडेशन करेंगे कि ये पासवर्ड सही है या नहीं। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे पासवर्ड को, पासवर्ड वैलिडेशन कर लेंगे कि पासवर्ड सही है या नहीं। पासवर्ड सही है या नहीं उससे पहले वैलिडेशन करेंगे
कि ये जो यूजर लॉगिन करने के लिए आया है ये यूजर सही है या नहीं। ये यूजर अगर रजिस्टर्ड होगा डेटाबेस में तभी तो ये लॉगिन कर पाएगा। देखिए हम क्या करेगा, सर्वर चेक करेगा इस यूजर कलेक्शन में, डेटाबेस में जाके यूजर कलेक्शन में चेक करेगा कि कोई इस ईमेल से एंट्री पड़ा हुआ है। अगर एंट्री नहीं पड़ा हुआ रहेगा तो सर्वर ये डेटाबेस से सर्वर को पता चल जाएगा कि इस ईमेल से तो कोई यूजर ही नहीं है, इस ईमेल से कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसको रिटर्न कर देंगे क्लाइंट को रिस्पॉन्स कि आप पहले साइन अप कीजिए, रजिस्टर कीजिए, फिर लॉगिन कीजिएगा। बट अगर इस ईमेल से कोई एंट्री मिल गया इसका मतलब हाँ ये यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो वही वैलिडेशन करेंगे पहले, वैलिडेशन ऑफ इस यूजर एग्जिस्ट। तो ये वैलिडेशन करेंगे कि यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। जब एग्जिस्ट करता है या नहीं पता चल जाएगा। अगर यूजर एग्जिस्ट किया तो हम पासवर्ड वैलिडेशन करेंगे कि पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, जो पासवर्ड यूजर ने दिया है वो करेक्ट है या नहीं, इज पासवर्ड करेक्ट और नॉट। मीन्स जब यहाँ पे यूजर कलेक्शन में एंट्री पड़ा होगा ईमेल पे कि इस ईमेल के साथ ये पासवर्ड होगा यूजर के पास, ठीक है, तो वो चेक करेंगे। अगर ईमेल से मानिए ये एंट्री हमें मिल गया तो इस एंट्री में ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, फर्स्ट नेम होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगे जो साइन अप में हम लोग ने देखा था। तो हम यहाँ के पासवर्ड से मैच करेंगे इस पासवर्ड को कि वो मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो पासवर्ड वैलिडेशन कर लिए। जब पासवर्ड वैलिडेशन हो जाएगा इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है कि ये यूजर करेक्ट है। और अगर ये यूजर करेक्ट है तो हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन मेनली किस पर्पज से होता है, ऑथेंटिकेशन इसलिए होता है ताकि सर्वर इसे टोकन दे पाए, क्रेडेंशियल दे पाए इस क्लाइंट का। एक बार लॉगिन हो जाएगा फिर क्लाइंट कुछ भी डेटा रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर से जिसके लिए ऑथराइज्ड है ये। तो वो कुछ भी डेटा कैसे रिक्वेस्ट कर पाएगा, देखिए ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है। क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट अलग होता है, हमेशा एलोन होता है, स्टेटलेस होता है। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा स्लाइस प्रोफाइल पे क्लाइंट चाहता है कि प्रोफाइल डेटा इसको चाहिए सर्वर से। तो जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर पहचान ही नहीं पाएगा कि ये प्रोफाइल कौन मांग रहा है। तो इसको क्लाइंट को सिर्फ प्रोफाइल नहीं देना होगा, साथ साथ में अपना क्रेडेंशियल भी सेंड करना होगा। क्रेडेंशियल यानी कि टोकन सेंड करना होगा। ये जो टोकन साथ में सेंड करेगा क्लाइंट रिक्वेस्ट में, देन सर्वर को पता चलेगा अच्छा प्रोफाइल मांग रहा है, ये यूजर मांग रहा है। इस टोकन से सर्वर समझ जाएगा कि ये यूजर है कौन इस प्रोफाइल डिटेल्स को मांग रहा है। तो इसलिए हमें लॉगिन करने वक्त लास्ट प्रोसेस जो होगा वैलिडेशन के पास टोकन्स को जनरेट करना होगा, जनरेट टोकन्स, ठीक है। अब देखिए टोकन जनरेट करना पड़ेगा। नॉर्मल हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं बैकएंड में, और JWT टोकन जनरेट करना और कुकीज के साथ टोकन सेंड करना, ये दो चीज़ पढ़े हैं। इस क्लास में हम लोग एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन पढ़ने वाले हैं। एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन पढ़ने वाले हैं। ये सिक्योर करने के लिए, ये आपके सर्वर को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन? पहले वाले में क्या प्रॉब्लम था, इस नॉर्मल टोकन के साथ क्या प्रॉब्लम था जो एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन हम लोग यूज करें? क्योंकि ये एक टोकन है, आपका सर्वर और क्लाइंट इस टोकन के बेस पे ही हर रिक्वेस्ट में डेटा फेच करेगा जब तक लॉगिन है। क्या हो कि ये टोकन किसी के हाथ लग जाए, कोई थर्ड पर्सन आया और इस टोकन को फाउंड कर लिया, और उसके पास जब तक ये टोकन रहेगा तब तक वो अपने ब्राउज़र में लॉगिन रहेगा, अपने ब्राउज़र में लॉग्ड इन रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन सॉल्व करता है। कैसे?
एक्सेस टोकन हम लोग बनाते हैं शॉर्ट लिव्ड, कि ये 10 से 15 मिनट तक ही वैलिड रहेगा, 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा इसको वैलिड नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट में इसको एक्सपायर कर देंगे। ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड रहेगा तो क्या है, एक्सेस टोकन अगर किसी के हाथ भी लग गया तो वो ज़्यादा देर एक्सेस नहीं कर पाएगा आपका डिटेल। ठीक है, देन रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन तो समझ आया, रिफ्रेश टोकन क्यों, अब आपके साइट पे कोई यूजर आया और वो बार बार लॉग आउट हो जाएगा 10-15 मिनट में, ये तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि इसका मतलब ये है कि इसका जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ होगा, लाइफ विल बी लॉन्ग, लाइक 30 डेज। आप 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर तक का रिफ्रेश टोकन बना सकते हैं। ठीक है, आप इतना बना सकते हैं। देन रिफ्रेश टोकन सिर्फ टाइम को सॉल्व करने के लिए आया था? नहीं, सिर्फ टाइम को सॉल्व करने के लिए नहीं आया था। आपका जो ये एक्सेस टोकन है ये 10 से 15 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। देन रिफ्रेश टोकन आपको हेल्प करेगा कि आप एक नया एक्सेस टोकन बना लीजिए। जब आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा, अगर आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा, देन क्या करेंगे हम लोग, रिफ्रेश टोकन को चेक करेंगे, रिफ्रेश टोकन को चेक करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश टोकन को चेक करेंगे जब आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा। अगर रिफ्रेश टोकन एक्सपायर्ड नहीं है तो इस रिफ्रेश टोकन के हेल्प से हम एक नया एक्सेस टोकन क्रिएट करेंगे, नया एक्सेस टोकन क्रिएट करेंगे। ठीक है, नया एक्सेस टोकन क्रिएट कर देंगे एंड देन नया रिफ्रेश टोकन भी जनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि नया रिफ्रेश टोकन अगर आप जनरेट करते हैं तो आपका जो एक्सेस टोकन है, अगर आपका रिफ्रेश टोकन जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो भी जाएगा तो भी दिक्कत नहीं, आपका रिफ्रेश टोकन भी इस बार चेंज हो गया है तो नया नया एक्सेस टोकन वो नहीं बना सकता है। ठीक है, आपके पास एक्सेस टोकन रहेगा और रिफ्रेश टोकन को भी रोटेट करा देंगे, नया बना देंगे। ठीक है, और इस एक्सेस टोकन को सेंड कर देंगे क्लाइंट को और इस रिफ्रेश टोकन को कुकीज में रख लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्लाइंट है, फुल रिव्यू देखते हैं। ये आपके पास क्लाइंट है, ये आपके पास सर्वर है, ये आपके पास क्लाइंट है, ये आपके पास सर्वर है और ये हुआ आपका डेटाबेस, डेटाबेस। ठीक है, ये हो गया आपका डेटाबेस। ओके, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्लाइंट जब लॉगिन करे, जब लॉगिन करने आए क्लाइंट तो हम क्लाइंट को क्या कर देंगे, ये रिक्वेस्ट भेजेगा ईमेल पासवर्ड के साथ। ठीक है, हाँ, सर्वर अब क्या करेगा, वैलिडेशन कर लेगा इस ईमेल पासवर्ड का, देन सर्वर एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा क्लाइंट को। क्लाइंट को क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा सर्वर। रिस्पॉन्स में दो चीज सेंड करेगा, एक है एक्सेस टोकन, रिस्पॉन्स में सिर्फ एक्सेस टोकन सेंड करेगा। ओके, और कुकीज में रिफ्रेश टोकन को सेंड करेगा। ये रिफ्रेश टोकन जो है ये कुकीज में सेंड होगा और क्लाइंट ऑटोमेटिकली इस रिफ्रेश टोकन को अपने पास स्टोर कर लेगा फ्यूचर रिक्वेस्ट को मेक करने में। ठीक है, तो क्लाइंट ने क्या किया, एक्सेस टोकन रिस्पॉन्स में सेंड किया है और रिफ्रेश टोकन को कुकीज में ऐड किया है। कुकीज क्या होता है, क्यों होता है, क्यों रिफ्रेश टोकन को कुकीज में ऐड करने हैं, इसके लिए आपको मेरा बैकएंड का जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है कंप्लीट बैकएंड वन शॉट में, उसमें आपको करना होगा, उसको देखना होगा। ठीक है, देखिए रिफ्रेश टोकन को कुकीज में ऐड कर रहे हैं और एक्सेस टोकन को रिस्पॉन्स में सेंड कर रहे हैं। क्यों? इसलिए ताकि ये सिक्योरिटी थोड़ा एक्सटेंड कर देगा। अगर कोई CSRF अटैक करेगा
तो वो कुकीज में करेगा तो उसको रिफ्रेश टोकन तो मिलेगा बट एक्सेस टोकन नहीं मिलेगा। और अगर कोई एक्सेस अटैक करता है तो उसको एक्सेस टोकन तो मिलेगा बट रिफ्रेश टोकन नहीं मिलेगा। तो एक साथ दो चीज ना हैकर को, थर्ड पार्टी को मिल जाए, इसके लिए हम लोग दो चीज करते हैं। एक होता है एक्सेस टोकन जो कि रिस्पॉन्स में सेंड करते हैं, और रिफ्रेश टोकन जो कि कुकीज में ऐड करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। और एक चीज, हम एक्सेस टोकन को रिस्पॉन्स में सेंड किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत का बात ये है कि रिफ्रेश टोकन जो है, ये रिफ्रेश टोकन, इसको हमें डेटाबेस में स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा तो इसको रिफ्रेश टोकन के साथ ही तो हम लोग लॉगिन करवाएंगे ना, रिफ्रेश टोकन के साथ ही नया एक्सेस टोकन बनाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस रिफ्रेश टोकन का जो सेशन है उसको डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। तो एक सेशन कलेक्शन बनाएंगे, सेशन कलेक्शन बनाएंगे और इसमें कुछ कुछ चीज रख देंगे। एक तो रख देंगे रिफ्रेश टोकन, और इसको हैश फॉर्मेट में रखेंगे ताकि किसी के कोई देख भी लेगा हमारा रिफ्रेश टोकन तो वो पढ़ ना पाए। यही होता है हैश फॉर्मेट। हम लोग देखे थे पासवर्ड को कैसे हैश फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। ये हो गया, रिफ्रेश टोकन को हैश फॉर्मेट में रखेंगे। हम यूजर आईडी को भी रखेंगे, यूजर का जो आईडी है वो भी रखेंगे सेशन में। क्यों रखेंगे, ये जब हम प्रोफाइल गेट करेंगे या अदर्स एपीआई बनाएंगे तब आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, और इस लेक्चर में भी अच्छे से समझ में आएगा क्यों यूजर आईडी हम लोग रख रहे हैं। एक ही साथ आपको सब कुछ नहीं समझ आ सकता है, ठीक है। देन अकाउंट टाइप भी रखेंगे। क्यों अकाउंट टाइप, ये आपको समझ में आएगा मिडलवेयर का यूज जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा ऑथराइजेशन में क्यों अकाउंट टाइप यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ईमेल भी रखेंगे, यूजर का जो ईमेल है वो भी रखेंगे। एंड देन लास्ट में ये जो डॉक्यूमेंट है, सेशन का जो ये डॉक्यूमेंट है, ये एक सेशन मॉडल है ना, ये एक सेशन मॉडल है, ठीक है। तो ये सेशन एक्सपायर कब होना चाहिए, ये जो रिफ्रेश टोकन है इसको एक्सपायरी भी देंगे ना। तो रिफ्रेश टोकन जैसे ही एक्सपायर हो जाए, मानिए हम रिफ्रेश टोकन को दे दिए 30 दिन, 30 दिन अगर रिफ्रेश टोकन को दिए हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी 30 दिन में एक्सपायर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको एक्सपायर्स एट भी लगा देते हैं। ये आप नहीं लगाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका डेटाबेस में एक एंट्री बना रहेगा हमेशा। जब रिफ्रेश टोकन एक्सपायर हो जाए देन आप क्यों इसको रखिएगा, इसको डिलीट कर दीजिए। तो हम एक्सपायर्ड ऐड करेंगे डेट का यूज करके कि ग्रेटर देन 30 डेज हो, तो ये एंट्री डेटाबेस से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं कोड इम्प्लीमेंटेशन में, कैसे इस सब को करेंगे। जनरेट करेंगे एक्सेस टोकन को, ठीक है, एक्सेस टोकन को जनरेट करेंगे। देन रिफ्रेश टोकन को जनरेट करेंगे, रिफ्रेश जनरेट रिफ्रेश टोकन, ठीक है। रिफ्रेश टोकन को जनरेट कर लिए। देन सेव रिफ्रेश टोकन इन डीबी, ओके। डेटाबेस में हम रिफ्रेश टोकन को सेव करवा लेंगे और उसके बाद सेंड रिफ्रेश टोकन इन कुकीज, ओके, एंड देन सेंड एक्सेस टोकन इन रिस्पॉन्स। ये हमारा पूरा एल्गोरिदम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, क्लाइंट से डेटा फेच करना है। तो कौन डेटा फेच करने के लिए क्या करते थे हम लोग, जो भी हमारा ईमेल है और पासवर्ड है, ये दो चीज़ क्लाइंट भेजेगा रिक्वेस्ट के बॉडी में। तो रिक्वेस्ट के बॉडी से हम डी स्ट्रक्चर कर लिए ये दो चीज़, ठीक है, दो चीज़ डी स्ट्रक्चर कर लिए। फिर इसका वैलिडेशन कर देंगे। इफ़ अगर ईमेल नहीं मिला या हो सकता है क्लाइंट ने पासवर्ड नहीं दिया, अगर ये दोनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं दिया है क्लाइंट, तो क्लाइंट को सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स कि प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। कि आप ये थोड़ी चाहते, क्लाइंट को ईमेल पासवर्ड तो देना ही होगा, अगर लॉगिन करना है तो ईमेल पासवर्ड देना होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 404 नॉट फाउंड का स्टेटस कोड होता है कि
प्लीज प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। ओके, कि आप सारा डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। ये हो गया वैलिडेशन। अब चेक कर लेंगे डेटाबेस से यूजर कलेक्ट, डेटाबेस कॉल होगा तो ये नेटवर्क कॉल है, तो यहाँ पे अवेट लगाना होगा, क्योंकि नेटवर्क कॉल है तो हम नहीं चाहते हैं जब तक नेटवर्क कॉल आ जाए, जब तक नहीं आता है तब तक आगे की कोड एग्जीक्यूट नहीं होगी। अवेट पॉज कर देता है वहाँ पे। तो हम यूजर कलेक्शन में जाएंगे डेटाबेस के, और क्या करेंगे, फाइंड वन करेंगे और हम पास कर देंगे ये ईमेल। ये क्या कर रहा है, डेटाबेस में यूजर कलेक्शन के पास जाएगा। देखिए ये है हमारा डेटाबेस, इसमें है एक यूजर कलेक्शन, ठीक है। इस कलेक्शन के पास जाएगा, यूजर डॉट फाइंड वन, क्या किए हैं, डॉट फाइंड वन मीन्स एक डॉक्यूमेंट फाइंड करके लाइए। तो एक डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, किस बेसिस पे, ये जो ईमेल क्लाइंट ने सेंड किया है उस ईमेल से फाइंड कीजिए। तो ये हर बार चेक करेगा कि इस ईमेल से मैच किया ये डॉक्यूमेंट, नहीं किया आगे बढ़ जाएगा। ये मैच किया, अगर ये मैच कर गया तो रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देगा यूजर। अगर इस तीनों में मैच नहीं किया देन यूजर को नल रिस्पॉन्स मिलेगा। तो देखिए अगर इसको एक वेरिएबल में कर लेते हैं सेव, अगर डेटाबेस में यूजर में इस ईमेल से कोई एंट्री फाउंड हो जाती है देन यूजर के पास कुछ डेटा आ जाएगा, अगर नहीं होती है देन यूजर नल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैलिडेशन कर देते हैं, इफ यूजर इज नल। अगर यूजर नल हुआ मतलब यूजर डेटाबेस में नहीं मिला, और अगर वो डेटाबेस में नहीं मिला तो उसको लॉगिन नहीं रजिस्टर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल देंगे 404 नॉट 404, इट शुड बी 400। हम क्या रिटर्न कर देंगे, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, हम उसको बोल देंगे कि पहले लॉगिन कीजिए, आप तो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप लॉगिन करने क्यों आ गए, पहले साइन अप कीजिए, या फिर बोलिए रजिस्टर कीजिए, सॉरी इसके लिए प्लीज रजिस्टर्ड फर्स्ट। ठीक है, तो हम ये यूजर वैलिडेशन भी कर लिए। अब चेक करेंगे कि पासवर्ड सही है या नहीं, तो कंपेयर करेंगे पासवर्ड को। पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए फर्स्ट थिंग, डेटाबेस में हमने पासवर्ड को सेव किया है हैश्ड फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, हैश फॉर्मेट में। ठीक है, और हमारे पास क्लाइंट जो पासवर्ड सेंड कर रहा है वो तो नॉर्मल प्लेन है, प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो क्लाइंट सेंड कर रहा है पासवर्ड इसको हैश कर देंगे, क्योंकि इसको हैश करके हैश से टेक्स्ट में नहीं ले जा सकते हैं। हमने ऑथेंटिकेशन में साइन अप रॉट्स बनाने वक्त सीखा था कि हैशिंग में क्या होता है, एक बार आपने हैश कर दिया देन आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। बट ये जो मेरा प्लेन टेक्स्ट सेंड करेगा क्लाइंट, देखिए हमारे पास डेटाबेस में कुछ इस तरीके का हैश पड़ा हुआ है और क्लाइंट ने अपना पासवर्ड दिया है कुछ इस तरीके का। ठीक है, नॉर्मल पासवर्ड दे देगा, ये दोनों तो मैच नहीं करेगा। तो ये जो डेटाबेस में हैश फॉर्मेट में है ना, तो जो क्लाइंट पासवर्ड सेंड किया है इसको भी हम हैश कर लेंगे और देन मैच करेंगे इस पासवर्ड को और इस पासवर्ड को, इस दोनों को मैच करेंगे। अगर मैच हो गया देन तो इसका पासवर्ड सही है, नहीं मैच किया मतलब ये पासवर्ड गलत दिया है यूजर ने। तो पहले क्या करते हैं, हैश कर लेते हैं जो भी हमारा ये है पासवर्ड। देखिए हैश आप करके कंपेयर कर सकते हैं, पहला थिंग। दूसरा थिंग कि बी क्रिप्ट आपको एक कंपेयर नाम का मेथड देता है, उसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो अवेट बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर, कंपेयर से आप कंपेयर कर सकते हैं पासवर्ड को कि जो पासवर्ड हमें कहाँ से मिला है, क्लाइंट से मिला है, और ये जो यूजर है
ये यूजर अभी तो इस यूजर क्या है, ये यूजर क्या है, इस ईमेल से यूजर है, इसका सारा डेटा है और इसी यूजर के पास पासवर्ड भी होगा, फर्स्ट नेम भी होगा, हर एक डेटा होगा इस यूजर का। तो यूजर डॉट पासवर्ड कर देंगे। bcrypt डॉट कंपेयर से क्या किए, क्लाइंट का जो पासवर्ड था और सर्वर डेटाबेस में जो पासवर्ड पड़ा है इस यूजर का, दोनों पासवर्ड को मैच करवा दिए। ठीक है, अब इसका रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं, इज पासवर्ड, इस वेरिएबल में रिजल्ट पास कर लिए। इफ इज पासवर्ड जो है वो रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, मीन्स ये पासवर्ड अगर सही नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा, और सही हो गया देन ट्रू हो जाएगा। तो अगर फॉल्स हो गया देन हम क्या करेंगे, एक रिटर्न रिस्पॉन्स कर देंगे, किसको, क्लाइंट को रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, आपने जो पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड गलत है, अगर डेटा ये मैच नहीं किया तो। बट अगर मैच कर गया, ये ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो आगे बढ़ जाएंगे कि पासवर्ड सही है, वैलिडेशन हो गया है पासवर्ड का, तो आगे बढ़ जाएंगे। अब हम करेंगे टोकन जनरेट। टोकन जनरेट किससे करते थे, किसका यूज करके करते थे, डेटाबेस में आपको अच्छे से हमने पढ़ा रखा है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक लाइब्रेरी जेसन वेब टोकन। एक बार देख लीजिए जेसन वेब टोकन, npm जेसन वेब टोकन। देखिए ये है जेसन वेब टोकन, इसको सिंपली आप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ से npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इस पैकेज को। ठीक है, इसमें देखिए यूज केस दिया हुआ है कि आप अगर आपको टोकन बनाना है तो jwt.sign मेथड का यूज कीजिए, उसमें पेलोड पास कीजिए, मीन्स यूजर का कुछ आप पेलोड दे सकते हैं, डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर सीक्रेट या प्राइवेट की दीजिए, आप एक सीक्रेट की दीजिए जिससे ये टोकन बनेगा, और वो सीक्रेट की रिवील नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका टोकन कोई भी क्रैक कर लेगा। देन आप ऑप्शंस और कॉल बैक दे सकते हैं। ये है, इसको jwt.io से देखते हैं, ये साइट है, इस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जेसन वेब टोकन कुछ इस तरीके का होता है, ये देखिए कुछ इस तरीके का। इसमें तीन चीज होता है, एक होता है हेडर, डिकोडेड हेडर, इसमें क्या होता है कि कौन सा एल्गोरिदम है, ये HS256 एल्गोरिदम है। देन टाइप क्या है, JWT है, ये टोकन JWT टोकन है। देन पेलोड होता है, एक पेलोड में क्या है कि आप यूजर का नेम रख सकते हैं, एडमिन है या नहीं है, फिर कब वो बना है, कब एक्सपायर हुआ है, ये सब आप रख सकते हैं पेलोड पे। देन सीक्रेट आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो जेसन वेब टोकन आप इस तरीके से बना सकते हैं। हमने इंस्टॉल कर लिया है लाइब्रेरी को, अब इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, हम इस तरीके से जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ हमें एक एक्सेस टोकन बनाना है, क्या करना है, एक्सेस टोकन बनाना है। इसके लिए हम मेथड अलग लिख सकते हैं क्योंकि बार बार ये चीज़ रिपीट होगा, बट शुरुआत में आपको कंफ्यूज हम नहीं करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप खुद कर लीजिएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ये रहा JWT, इस पे मेथड लगाना है साइन। ठीक है, पहले देना है पेलोड, ठीक है, पहले देना है पेलोड। देन आप अपना JWT की दीजिएगा। तो इसके लिए आप हमेशा की को कहाँ रखिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखिए। ठीक है, और इसको दे देते हैं एक्सेस टोकन, JWT एक्सेस टोकन। देखिए इसी नाम का एकदम सिमिलर इसी नाम का की आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में दीजिएगा, और उसमें आप अपना सीक्रेट दे सकते हैं। सीक्रेट किस तरीके का, कुछ इस तरीके का, कुछ कॉम्प्लेक्स। ओके, देन लास्ट में आप एक और चीज़ दे सकते हैं ऑप्शंस में कि ये एक्सपायर कब होगा। हमने क्या डिस्कस किया था कि JWT
टोकन जो है, एक्सेस टोकन जो है, इसको एक्सपायर कर दो जल्दी। 15 मिनट में हम चाहते हैं ये टोकन एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पे एक एक्सपायर सीन क्या दे दिए, 15 मिनट्स। ओके, तो एक्सेस टोकन का एक्सपायर क्या हो गया, 15 मिनट हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका एक्सेस टोकन। नाउ इट्स टाइम टू मेक रिफ्रेश टोकन। देखिए, आप रिफ्रेश टोकन भी बना सकते हैं JWT टोकन के हेल्प से, बट आप JWT टोकन के हेल्प से क्यों बनाइएगा, इसको डेटाबेस में स्टोर करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक मेथड, एक लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं क्रिप्टो, npm इंस्टॉल क्रिप्टो लाइब्रेरी को यूज करेंगे। और ये क्रिप्टो लाइब्रेरी हमारे लिए क्या करेगा, एक टोकन बना के देगा। तो देखिए, कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन इक्वल्स टू, क्रिप्टो को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्रिप्टो। आप JWT टोकन से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिफ्रेश टोकन आप JWT से नहीं बना सकते, बट हम JWT टोकन जैसा नहीं बनाना चाहते हैं रिफ्रेश टोकन। क्यों, ये आपको धीरे धीरे बैकएंड में जब आगे जाइएगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ नहीं बनाना चाहिए। क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स, रैंडम बाइट्स, इस मेथड को यूज कीजिए और इसमें पास कर दीजिए कितना साइज का बाइट्स रखना है, तो हम पास कर दिए हैं 20। ठीक है, रैंडम बाइट्स के बाद इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कीजिए, ये जो बनेगा, और इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद इसको हेक्स फॉर्मेट में रख लीजिए, हेक्स फॉर्मेट में फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिफ्रेश टोकन बना लिया। अब देखिए, हम JWT टोकन क्यों नहीं बनाए, ऐसा क्या था कि JWT टोकन से हम एक्सेस टोकन बनाए और रिफ्रेश टोकन बनाए क्रिप्टो का यूज करके, क्योंकि हम ये डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं JWT का वो पेलोड रहे, ये एक्सेस टोकन का सीक्रेट रहे, इस सब की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग नॉर्मली इस टोकन को क्रिएट कर लिए और इस टोकन को हैश कर देंगे। तो एक फंक्शन लिखते हैं, हैश फंक्शन, फंक्शन हैश। ये फंक्शन क्या करेगा, हैश कर देगा, जो भी हमारा टोकन है उस टोकन को क्या करेगा, हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, इनपुट में लेगा ये एक वैल्यू, अगर किसी भी टोकन को हैश करना चाहते हैं तो वो टोकन दीजिए, इनपुट में वही आएगा, और सिंपली इसको क्रिप्टो के यूज करके, क्रिप्टो पे यूज करके क्रिएट हैश नाम का मेथड होगा। इस मेथड से जो भी आपका वैल्यू है उसको हैश कर सकते हैं। क्रिएट हैश में आप एल्गोरिदम दीजिए कि किस एल्गोरिदम से आप हैश करना चाहते हैं। हम SHA-256, इस पे आप पढ़िएगा कि SHA-256 क्या एल्गोरिदम होता है। देखिए, आप क्रिएट हैश में पहले एल्गोरिदम देते हैं, बाकी सब ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो हम हैश कर दिए इस एल्गोरिदम का यूज करके। ठीक है, इस एल्गोरिदम का यूज करके हैश कर दिए, फिर अपडेट कर दिए, हैश कर दिए। अब इसको कोई वैल्यू दीजिएगा ना, इसको टोकन दीजिएगा, तो आप जो भी वैल्यू इनपुट में लिए हैं वो टोकन है, ये वैल्यू नहीं, ये एक टोकन है, तो उसके अपडेट कर दीजिए एंड देन इसको डाइजेस्ट कर लीजिए हेक्स फॉर्मेट में, डाइजेस्ट इन हेक्स फॉर्मेट। ओके, इस तरीके से हम लोग हैश करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हो गया, इसको एक्सपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है अभी, पर ज़रूरत पड़ेगा तो एक्सपोर्ट कर लेंगे, अगर दूसरे लाइब्रेरी में ज़रूरत पड़ा तो, सॉरी दूसरे फाइल में अगर इसका ज़रूरत पड़ा तो। देखिए, सेव रिफ्रेश टोकन इन DB। अब डेटाबेस में सेव करना है तो एक मॉडल बनाना होगा, सेशन नाम का मॉडल बना लेते हैं, सेशन डॉट मॉडल्स डॉट JS। मॉडल्स कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट सेशन स्कीमा कैसे बनता है, न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा मेथड यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्कीमा की इस सेशन में क्या क्या होगा। इस सेशन में एक तो यूजर आईडी होगा, यूजर का यूजर आईडी होगा। ठीक है, यूजर आईडी क्या होगा, यूजर आईडी रेफ करेगा यूजर के ऑब्जेक्ट को,
यूजर आईडी कुछ और थोड़ी है, वो तो यूजर का ऑब्जेक्ट है जो हम डेटाबेस में पहले ही बना चुके हैं। तो इसको डायरेक्ट टाइप ये नहीं दे देंगे कि स्ट्रिंग दे देंगे, नहीं, इसका टाइप क्या होगा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। देखिए हम लोग ने यहाँ पे देखिए जब भी रेफर करना होता था, जैसे कोर्स है, कोर्स का मॉडल कहीं और बनाए हैं और ये यूजर के पास भी कोर्स है, तो इसको मैप कर देते थे रेफरेंस से और टाइप दे देते थे mongoose का जो ऑब्जेक्ट आईडी होगा, ये mongoose का एक ऑब्जेक्ट आईडी होगा। तो कुछ इसी तरीके से हम सेशन को भी कर दिए हैं, टाइप दे दिए mongoose का ऑब्जेक्ट आईडी और रेफ करेंगे, ये यूजर आईडी है, एक यूजर का आईडी है, तो यूजर को रेफरेंस दे देंगे कि ये यूजर का रेफरेंस है, ठीक है। देन हम इसमें अकाउंट टाइप भी स्टोर करेंगे, क्यों करेंगे आपको धीरे धीरे समझ आएगा, क्यों हम किए हैं अकाउंट टाइप इसमें सेव। अकाउंट टाइप में इसका टाइप क्या होगा, टाइप होगा स्ट्रिंग और इसमें इनम वैल्यू होगा, इसमें 3 तरीके का वैल्यू होगा, तो इसके लिए इनम देंगे, या तो एडमिन हो सकता है, या तो स्टूडेंट हो सकता है, या नहीं तो इंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। तो अकाउंट टाइप दे दिए। देन रिफ्रेश टोकन डेटाबेस में हम सेव करवाने वाले थे सेशन में, बट डायरेक्ट सेव कराएंगे क्या, नहीं, हैश फॉर्मेट में सेव करवाएंगे। तो ये जो रिफ्रेश टोकन है, रिफ्रेश टोकन ये हैश फॉर्मेट में यहाँ पे होगा, तो इसका भी टाइप क्या दे देंगे, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे कि ये चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और बस, हाँ, रिफ्रेश टोकन हमेशा यूनिक होना चाहिए, रिफ्रेश टोकन हमेशा यूनिक होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट में एक ही रिफ्रेश टोकन, पूरा मोंगोडीबी में एक ही रिफ्रेश टोकन होगा एक डॉक्यूमेंट में, उसी रिफ्रेश टोकन से दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये है यूनिक का मीन्स, ठीक है। रिफ्रेश टोकन दे दिए, और क्या देंगे, और देने के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, बट हमें ज़रूरत क्या है, एक एक्सपायर्ड फील्ड भी दे सकते हैं एंड ईमेल भी दे सकते हैं, तो हम ईमेल दे देते हैं, टाइप स्ट्रिंग यूनिक ट्रू नहीं देंगे, इसमें ट्रिम कर देते हैं इसको ट्रू, ठीक है। इस सब में रिक्वायर्ड भी आप दे सकते हैं, ये आपका काम है, अगर आपको ज़्यादा वो देना ही है, पर अभी उतना करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेशन mongoose डॉट मॉडल से मॉडल बनेगा, ठीक है, सेशन नाम से रजिस्टर कर देंगे इस मॉडल को और इसमें पास कर देंगे सेशन का स्कीमा जो हमने ऊपर अभी बनाया है, यह है सेशन का स्कीमा, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोलर में, हमें क्या करना था, रिफ्रेश टोकन को डीबी में सेव करना था, तो क्या करेंगे, अवेट लगाएंगे, सेशन डॉट क्रिएट करना है एक एंट्री, तो डॉट क्रिएट करेंगे और इसमें पास कर देंगे यूजर आईडी। यूजर आईडी में क्या होगा, वो जो यूजर हम डेटाबेस से निकाले थे, देखिए यहाँ पे देखिए एक यूजर निकाले थे ना इस ईमेल से डेटाबेस से, तो उसी यूजर का तो डिटेल्स इसमें सेव करना है, तो यूजर आईडी हो जाएगा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, एक ऑब्जेक्ट आईडी होगा, ठीक है। यूजर सेव करा लिए, और क्या ईमेल था, और क्या ईमेल था, और रिफ्रेश टोकन था, तो हम ईमेल को भी सेव करवा लेते हैं। ईमेल क्या होगा, यूजर के पास ईमेल होगा, ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो समझिए प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखा है, क्योंकि ईमेल है, हम ईमेल में यूजर का ईमेल सेव कराना चाहते हैं, तो डेटाबेस से यूजर लाए हैं और उसके पास ईमेल होगा, वही ईमेल इस ईमेल में कीप कर लिए, ठीक है, मैप कर दिए, ओके, ईमेल हो गया। अब रिफ्रेश टोकन भी तो डालना है इस सेशन में, रिफ्रेश टोकन, इससे रिफ्रेश टोकन बनेगा, ठीक है, इससे रिफ्रेश टोकन बनेगा, बट इसको रॉ नहीं भेजेंगे इसमें,
ताकि कोई भी अगर डेटाबेस का किसी के पास एक्सेस हुआ तो वो आपका रिफ्रेश टोकन देख लेगा और कॉपी करके यूज कर सकता है। इसको हम हैश करके भेजेंगे, हैश फॉर्मेट में भेजेंगे। इसको क्या कर देंगे, रिफ्रेश टोकन को हैश कर देंगे, रिफ्रेश टोकन को क्या कर देंगे, हैश कर देंगे, ठीक है। और देन एक्सपायर्स भी डाल देते हैं कि ये एक्सपायर कब होगा, एक्सपायर्स एट, बट इसका जरूरत नहीं है, आपको बताएंगे क्यों जरूरत नहीं है एक्सपायर डेट का, ठीक है। तो ये हो गया, यूजर डाल दिए, ईमेल डाल दिए, रिफ्रेश टोकन। सेशन में एक और चीज था, अकाउंट टाइप, आपको अकाउंट टाइप भी यहाँ पे डालना होगा। अकाउंट टाइप यूजर का, यूजर डॉट अकाउंट टाइप का एक फील्ड होगा, वो हो जाएगा अकाउंट टाइप। तो इससे हमारा एक सेशन क्रिएट हो गया, क्या हो गया, एक सेशन डेटाबेस में एंट्री में चले गया। मीन्स हमारे पास डेटाबेस है, इस डेटाबेस में एक सेशन मॉडल है, उसमें यूजर आईडी चल गया एक यूजर का, मानिए यूजर आईडी कुछ ऐसा है। देन ईमेल चले जाएगा उस यूजर का abc@gmail.com। देन अकाउंट टाइप जाएगा, अकाउंट टाइप जो भी हो, स्टूडेंट हो या इंस्ट्रक्टर हो, वो अकाउंट टाइप चले जाएगा, ठीक है। ईमेल चल गया, यूजर आईडी चल गया, अकाउंट टाइप चल गया। फिर रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश टोकन हैश फॉर्मेट में यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से हमने एक सेशन में, सेशन मॉडल में, सेशन कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट का एंट्री रख दिया है, ठीक है। तो डेटाबेस रिफ्रेश टोकन को डीबी में ऐड कर लिए। नाउ सेंड रिफ्रेश टोकन इन कुकीज, रिफ्रेश टोकन को हम कहाँ भेजेंगे, कुकीज में। और कुकीज में कैसे भेजते हैं, रिस्पॉन्स डॉट कुकी का यूज करके। इसमें पाथ दीजिए, की नेम दीजिए। कुकीज क्या होता है, की वैल्यू पेयर ही तो होता है। तो रिफ्रेश टोकन हम कुकीज का ये जो की नेम है वो नेम क्या दे दिए, रिफ्रेश टोकन, और वैल्यू दे दिए ये जो रिफ्रेश टोकन हमने बनाया है, तो ये रिफ्रेश टोकन हमने वैल्यू में दे दिया। देन हम कुछ सेटअप कर सकते हैं, कुछ सेटअप कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। HTTP ओनली हमेशा ट्रू रखिएगा, HTTP ओनली जो है हमेशा क्या कीजिएगा, ट्रू रखिएगा सिक्योरिटी के लिए। देन सिक्योर भी ट्रू रखिएगा, बट क्योंकि हम HTTP यूज करते हैं, सिक्योर ट्रू का मीन्स ये HTTPS के रिक्वेस्ट को ही पास करेगा, HTTP का रिक्वेस्ट नहीं पास करेगा। बट क्योंकि हम अभी लोकल में, लोकल होस्ट का यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन में नहीं इसको सेंड कर रहे हैं, तो अभी हमें फॉल्स रखना पड़ेगा सिक्योर, ठीक है। देन सेम साइट नाम का भी एक की आता है, आप सेम साइट का भी की दे सकते हैं। इसमें 3 वैल्यू आता है, लैक्स, नन एंड स्ट्रिक्ट। तो हम लैक्स अभी के लिए रख रहे हैं, लैक्स नन रखिए, स्ट्रिक्ट रखना है प्रोडक्शन में। तो ये हम कुकीज सेंड कर दिए, रिफ्रेश टोकन सेंड कर दिए, किस में, कुकीज में, कुकीज में हम सेंड कर दिए रिफ्रेश टोकन। नाउ हमें एक्सेस टोकन सेंड करना है, किस में, रिस्पॉन्स में। तो हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे एक्सेस टोकन। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन फॉर्मेट में सक्सेस क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ओके। मैसेज क्या कर देंगे, मैसेज में क्या भेजेंगे, लॉग इन सक्सेसफुली, कि आपने लॉग इन कर लिया है सक्सेसफुली, ये क्लाइंट को मैसेज सेंड कर देंगे। और रिस्पॉन्स में एक चीज भेजना है, वो है एक्सेस टोकन। ये जो हमारा एक्सेस टोकन है ये रिस्पॉन्स में भेजना है, इसी का बात कर रहे थे। रिफ्रेश टोकन को कुकीज में सेंड करेंगे और एक्सेस टोकन को कहाँ सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे, ओके। तो इतना क्लियर है, इसमें नो डाउट। ये है आपका कंप्लीट लॉगिन फ्लो, यही आपका लॉगिन फ्लो है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्यों एक्सेस टोकन, क्यों रिफ्रेश टोकन, और इसमें कुछ नहीं है।
देखिए पहले हमने लॉगिन राउट्स बनाया है, लॉगिन के राउट्स हैंडलर बनाए हैं, इसको एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्लाइंट से डेटा फेच करेंगे ईमेल पासवर्ड, फिर वैलिडेशन कर लेंगे ईमेल पासवर्ड को, देन चेक करेंगे इस ईमेल से कोई यूजर एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो बोलेंगे उसको पहले रजिस्टर कीजिए देन लॉगिन करने आइए, अगर एग्जिस्ट करता है देन उसका पासवर्ड चेक करेंगे कि यूजर ने पासवर्ड सही दिया है या गलत, जो पासवर्ड यूजर ने क्लाइंट ने सेंड किया है रिक्वेस्ट में, और डेटाबेस से पासवर्ड निकालेंगे। मीन्स यूजर डॉट पासवर्ड का क्या मतलब है, ये जो यूजर है, ये जो यूजर है, ये यूजर कलेक्शन से क्या लाएगा, ये जो यूजर है यूजर कलेक्शन से ऐसा कुछ लाएगा। देखिए वेट, देखिए ये जो हमारा यूजर है, हम इस ईमेल से फेच कर रहे हैं, कहाँ से, यूजर कलेक्शन से एक डॉक्यूमेंट फाइंड वन एक डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है। बैकएंड सीरीज में हमने ये सब बता रखा है, पहले आप उसको देखिए फिर यहाँ पे आइए। तो ये देखिए एक डॉक्यूमेंट आएगा जिससे वो ईमेल मैच कर जाए, मानिए ये ईमेल मैच कर गया क्लाइंट से, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट यूजर वेरिएबल में आएगा। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये यूजर वेरिएबल होगा, यूजर वेरिएबल में होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट टाइप का नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का ही लग रहा है। तो अगर हमें यहाँ से पासवर्ड निकालना है इस डॉक्यूमेंट से, तो ये किस वेरिएबल में होगा, ये होगा यूजर वेरिएबल में, ठीक है। और उसमें पासवर्ड, यूजर वेरिएबल एक पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके अंदर एक की है पासवर्ड, और उसमें पासवर्ड का वैल्यू है। तो यूजर डॉट पासवर्ड करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा डेटाबेस से। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, डेटाबेस से उस यूजर का पासवर्ड निकाल रहे हैं, और क्लाइंट जो सेंड किया है पासवर्ड उसको निकाल लिए, और देन दोनों को कंपेयर करा दिए बीक्रिप्ट लाइब्रेरी के हेल्प से। बीक्रिप्ट लाइब्रेरी क्या करेगा बिहाइंड द सीन, इस पासवर्ड को हैश करेगा और देन इस दोनों को कंपेयर कर लेगा। अगर पासवर्ड सही नहीं हुआ तो रिटर्न कर देंगे क्लाइंट को कि आपका पासवर्ड गलत है, पहले पासवर्ड सही दीजिए। अगर सही हो गया देन जनरेट करेंगे एक एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन में तीन चीज़ें होती है, एक होती है पेलोड, एक होती है सीक्रेट, आपका जो सीक्रेट है एक्सेस टोकन का, एंड देन होता है एक्सपायर्ड सीन। सीक्रेट मीन्स कुछ इस तरीके का, आप यहाँ पे या तो ENV फाइल में रखिए, और वह रखना ही पड़ेगा, और या तो नहीं होता है, या नहीं तो हम अभी के लिए जैसे दिखा देते हैं। सीक्रेट मीन्स कुछ भी हम सीक्रेट यहाँ पे दे दिए, ठीक है, ये सीक्रेट हो गया। देन टाइम तीसरा जो है ये ऑप्शनल होता है, इसमें हम देंगे टाइम। एक्सेस टोकन कितने टाइम के लिए बनाते हैं, 15 मिनट्स, 10 मिनट टू 15 मिनट, शॉर्ट लिव, कि कम से कम टाइम वो एडजस्ट कर पाए, ठीक है, ये हो गया। हम पेलोड में यूजर का डेटा ऐड कर सकते हैं जो फ्यूचर रिक्वेस्ट में हमें ज़रूरत पड़े यूजर को पहचानने में, ठीक है। तो ईमेल में हम दे देंगे यूजर का यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, हम जो यूजर निकाले हैं डेटाबेस से, तो यूजर डॉट अकाउंट टाइप से अकाउंट टाइप आ जाएगा। देन यूजर डॉट यूजर आईडी नहीं, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट आईडी से क्या आ जाएगा, यूजर का आईडी आ जाएगा। तो एक्सेस टोकन में हम ये डेटा यूजर का डेटा ऐड कर दिए हैं, तो ये हमेशा टोकन के अंदर ऐड रहेगा यूजर का आईडी। इसमें आप कभी पासवर्ड मत ऐड कीजिएगा, फिर वो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, ठीक है। इससे हम एक्सेस टोकन बना लिए, ओके। देन हम जनरेट करेंगे रिफ्रेश टोकन, किस लाइब्रेरी के हेल्प से, क्रिप्टो के हेल्प से। आप JWT टोकन से भी रिफ्रेश टोकन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्रिप्टो के हेल्प से बना रहे हैं। और रिफ्रेश टोकन हम लॉन्ग लिव रखते हैं, जनरली 30 डेज। तो हम क्या किए, एक डेटाबेस में सेशन नाम का कलेक्शन बनाए, और उस सेशन से क्रिएट कर दिए उस सेशन में कि उसमें इस यूजर का सेशन है, उस यूजर का मेल ये है। रिफ्रेश टोकन उसमें ऐड कर दिए हैश्ड फॉर्मेट में, जो टोकन है मेरा रिफ्रेश टोकन उसको हैश करके रिफ्रेश टोकन में ऐड कर दिए। देन अकाउंट टाइप यूजर का उसमें रख दिए। देन एक और की रख दिए हैं एक्सपायर्ड एट। एक्सपायर्ड एट क्या करेगा, वो चेक करेगा अगर 30 डे कंप्लीट हो गया देन इसको एक्सपायर कर देना इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। देन क्या करेंगे,
देन हम लोग रिफ्रेश टोकन को कुकीज में सेंड करेंगे एंड एक्सेस टोकन को रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे। ये है हमारा पूरा लॉगिन फ्लो। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। लॉगिन के लिए टेस्ट करना है स्लाइस ऑथ स्लाइस लॉगिन। पहले चीज़ हमने यहाँ पे कंट्रोलर तो बना लिया है, बट क्या राउट्स हमने बनाई हैं? नहीं बनाया। तो हम लोग पहले राउट्स बना लेते हैं। राउटर डॉट पोस्ट स्लाइस लॉगिन एंड जो हमने लॉगिन कंट्रोलर बनाया है उसको इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अब इस पे हम सेंड करेंगे इस राउट्स पे लॉगिन के लिए, और बॉडी में क्या पास करना है? ईमेल और पासवर्ड, और कुछ नहीं पास करना है, ईमेल और पासवर्ड। ये क्लाइंट सेंड करेगा डेटा, क्लाइंट तो यही सेंड करेगा डेटा। ठीक है, लॉगिन के लिए। अब इसको सेव कर लेते हैं। देखिए ये मेरा लॉगिन कंप्लीट हो गया। एक्सेस टोकन हमको कहाँ मिला है? रिस्पॉन्स में मिला है, एंड कुकीज़ में हमें रिफ्रेश टोकन मिला है। यही तो हम सर्वर से सेंड कर रहे थे। ओके, तो चलिए चेक करते हैं अब हम डेटाबेस में किस तरीके से हमारा सेशन दिख रहा है। देखिए अब सेशन में, पहले सेशन में रिफ्रेश टोकन नहीं आ रहा था। इसको डिलीट कर देते हैं। वेट, ये देखिए ये है रिफ्रेश टोकन। ओके, ये रिफ्रेश टोकन यहाँ पे ऐड हो गया। अकाउंट टाइप, यूजर का आईडी और ईमेल, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन डॉक्यूमेंट में ऐड करवा लिए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट लॉगिन फ्लो था। अगले फ्लो में हम देखेंगे कैसे रोटेट करते हैं रिफ्रेश टोकन को। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोकन रिफ्रेश टोकन, रोटेट रिफ्रेश टोकन, रोटेट रिफ्रेश टोकन, कि रिफ्रेश टोकन को रोटेट कैसे करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपका एक्सेस टोकन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको रोटेट तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसका एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एल्गोरिदम, रिफ्रेश टोकन अगर आपको बनाना है, पहली बात तो इसका फंक्शन हूबहू कॉपी करते हैं और बीच का हर चीज़ हटा देते हैं। इसको दे देते हैं रोटेट रिफ्रेश टोकन। ओके, ये रहा फर्स्ट थिंग। अगर रिफ्रेश टोकन को रोटेट करना है, यानी कि अगर एक्सेस टोकन हमारा एक्सपायर हो जाएगा, देखिए जब हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा, ये 10 मिनट में ही एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर होगा तो हम चेक करेंगे अपना रिफ्रेश टोकन। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे? कुकीज में होगा रिफ्रेश टोकन। कहाँ होगा? कुकीज में। तो कुकीज से हम रिफ्रेश टोकन फेच करेंगे और चेक करेंगे ये रिफ्रेश टोकन अभी है ना। अगर है रिफ्रेश टोकन, देन क्या करेंगे? सेशन में हम रिफ्रेश टोकन को ऐड किए थे। कहाँ किए थे? सेशन में। तो सेशन से हम रिफ्रेश टोकन को फेच कर लेंगे। फेच रिफ्रेश टोकन, और इससे वैलिडेट कर लेंगे कि ये तो एक्सपायर नहीं हुआ है अभी तक, ये रिफ्रेश टोकन एक्सपायर तो नहीं हुआ। अगर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर से सारा लॉगिन का प्रोसेस होगा। अगर एक्सपायर नहीं हुआ है देन हमारे पास रिफ्रेश टोकन है, और अगर रिफ्रेश टोकन है तो क्या कर देंगे? इससे एक नया एक्सेस टोकन बनाएंगे, नया रिफ्रेश टोकन बनाएंगे, नया एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन बनाएंगे, और फिर से रिफ्रेश टोकन को कुकीज में रख देंगे, एक्सेस टोकन को सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स में क्लाइंट को। ठीक है, और ये जो सेशन होगा डेटाबेस में इसको डिलीट कर देंगे, इस सेशन को डिलीट कर देंगे और एक नया सेशन बनाएंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करते, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एल्गोरिदम क्या है?
पहले फेच कीजिए रिफ्रेश टोकन को फ्रॉम कुकीज। कुकीज से पहले रिफ्रेश टोकन को फेच कीजिए और वैलिडेशन कर लीजिए कि कुकीज से रिफ्रेश टोकन मिला है या नहीं, ठीक है। देन फाइंड कीजिए सेशन, ये जो सेशन होगा हमारे डेटाबेस में इस रिफ्रेश टोकन का जो सेशन होगा वो फेच कर लेंगे एंड देन वैलिडेशन कर लेंगे कि रिफ्रेश टोकन इज एक्सपायर्ड और नॉट, ठीक है। रिफ्रेश टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया, ये वैलिडेशन कर लेंगे। देन क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे रिफ्रेश टोकन को, मींस हम करेंगे रोटेट रिफ्रेश टोकन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहले डिलीट करेंगे सेशन को, जो पुराना सेशन था, इससे बनाएंगे एक्सेस टोकन, क्रिएट एक्सेस टोकन फ्रॉम रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन का यूज करके एक्सेस टोकन बनाएंगे, क्रिएट एक्सेस टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन को क्रिएट कर लिए, देन क्रिएट न्यू सेशन। अब हम नया सेशन को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। एक्सेस टोकन बना लिए, सेशन क्रिएट कर दिए। अब क्या करना है, अब सिंपल वही गेम चलेगा कि सेंड कर दो उस टोकन को कहाँ, एक्सेस टोकन क्रिएट कर लिए, रिफ्रेश टोकन क्रिएट कर लिए, तो अब क्या एल्गोरिदम होगा, सेंड रिफ्रेश टोकन इन कुकीज, सेंड एक्सेस टोकन इन रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। देखिए, अगर आपको रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन पढ़ने में दिक्कत आ रही है, JWT टोकन में दिक्कत आ रही है, तो आप वन शॉट पे जाइए, उस पर चैप्टर होगा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, आप डायरेक्ट उस पर जाइए, उसको पहले पढ़ के आइए। उसमें हम बढ़िया से डिटेल्स में समझाएं कि कैसे प्रोसेस होता है। अगर आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में वही नहीं आता है तो इसको पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो पहले उसको पढ़िए फिर यहाँ पे आइए। तो चलिए फेच करते हैं रिफ्रेश टोकन को कुकीज से, तो कॉन्स्ट टोकन फ्रॉम कुकीज से फेच करना है। तो कुकीज से कैसे फेच करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट रिफ्रेश टोकन, यही हमारा की था ना, यही रिफ्रेश टोकन हम कुकीज में ऐड किए थे इसी की के नाम से। ये जो कीज है इसी नाम से इस कुकीज में हम ऐड किए थे रिफ्रेश टोकन को, और कुकीज रिक्वेस्ट में आता है। ब्राउजर जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट में कुकीज ऑटोमेटिक ऐड कर देता है, तो कुकीज में ऐड होगा हमारा रिफ्रेश टोकन, तो यहां से हम रिफ्रेश टोकन निकाल लेंगे और वैलिडेशन कर देंगे। अगर रिफ्रेश टोकन मिला ही नहीं कुकीज में तो इफ नॉट टोकन देन सिंपली रिटर्न वेट सिंपली रिटर्न कर दीजिए रिस्पॉन्स 404। वेट, ये हमने क्या कर दिया, वेट फॉर अ मोमेंट, हाँ यहाँ पे थे ना, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन सक्सेस इज फॉल्स and message is token is missing in cookies। ओके, ये हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, किसको, क्लाइंट को रिटर्न कर देंगे अगर टोकन नहीं मिला कुकीज में तो, ठीक है। क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। अब हम सेशन फाइंड करेंगे, कॉन्स्ट सेशन। देखिए हम लॉगिन करने वक्त एक सेशन क्रिएट किया था, ये सेशन, इसी को हम अब फाइंड करेंगे। तो सेशन फाइंड करना होता है तो सेशन का कलेक्शन देना होगा पहले। सेशन हमको फाइंड करना है तो अवेट, क्योंकि डेटाबेस कॉल जाएगा तो अवेट लगाना होगा, नेटवर्क कॉल जा रहा है। सेशन हमारा मॉडल है, उससे फाइंड करो, फाइंड
वन, हमें एक एंट्री फाइंड करना है। किस बेसिस पे, किस बेसिस पे हमको फाइंड करना है इसको, तो हम फाइंड करेंगे रिफ्रेश टोकन के बेसिस पे। हमने यहाँ पे देखिए, इस मॉडल में देखिए, ये जो रिफ्रेश टोकन है ये हमेशा यूनिक होगा, तो हम रिफ्रेश टोकन के बेसिस पे फाइंड कर लेते हैं ये सेशन। तो हम फाइंड कर लेंगे रिफ्रेश टोकन, एक की है मेरे डेटाबेस में, उस की से फाइंड करके लाओ, और ये रिफ्रेश टोकन जो है ये हैश फॉर्मेट में होगा डेटाबेस में। आप यहाँ पे देखिए, हमने डेटाबेस में हैश करके सेव किया था रिफ्रेश टोकन को। देन हम अब इस रिफ्रेश टोकन को निकाल रहे हैं, और कुकीज में हमने हैश करके टोकन नहीं रखा था। मीन्स ये जो टोकन है इसको हमको हैश करना पड़ेगा, देन उससे मैच करेगा। ये जो हैश कर दिए टोकन, अब हूबहू सेम होगा जो डेटाबेस में है रिफ्रेश टोकन, तो इससे मैच करके एक एंट्री आएगी हमारे पास, एक एंट्री आएगी। ठीक है, अगर एंट्री नहीं मिली इस सेशन का, अगर एंट्री, ये जो सेशन है ये नहीं मिला, ये जो सेशन है ये नहीं मिला, ठीक है, या फिर सेशन के पास डॉट एक्सपायर्स एट ये फील्ड है, हमने ऐड किया था ना एक्सपायर्स एट, और उसमें डेट भी ऐड किया था कि कितना समय तक चलेगा। ओके, हम क्या बोलते हैं, सेशन डॉट एक्सपायर एट, ये एक डेट है। मानिए इसको इससे ऐसे समझिए, ये सेशन हमने बनाया था 1 तारीख को, 1 तारीख को नहीं 6 तारीख को बनाया था, ठीक है, एक्सपायर होगा 30 दिन में, तो ये 36 ऑन द स्पॉट 36, अगर 30 का महीना मानिए तो ये 6 को एक्सपायर हो जाएगा ये 6 को एक्सपायर हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, अगर ये सेशन डॉट एक्सपायर एट अगर ग्रेटर देन हो गया न्यू डेट, डेट डॉट नाउ, अभी के डेट से, मीन्स मानिए आज 10 तारीख है, आज कितना है 10 तारीख है, और ये एक्सपायर हो गया था 6 तारीख को, और आज 10 तारीख है, इसका मतलब ये जो एक्सपायर हुआ है वो छोटा है हमारे से, हमारे डेट से। अगर छोटा हुआ हमारे डेट से, इसका मतलब ये एक्सपायर है। बट अगर मानिए ये आज का डेट 2 तारीख होता, कितना होता 2 तारीख, और एक्सपायर होता है 6 तारीख को, तब तो सही है, 2 तारीख है, एक्सपायर होना था इसको 6 तारीख को, तो सेशन हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, एक्सपायर नहीं हुआ है। मीन्स ये जो नया डेट है ये छोटा जब होगा देन ये वैलिड डेट है, बट अगर ये नया डेट बड़ा हो जाए एक्सपायर डेट से, वही यहाँ पे बता रहे हैं, इसका मतलब सेशन एक्सपायर हो चुका है, सेशन क्या हो चुका है, एक्सपायर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अगर या तो सेशन न मिले या फिर सेशन एक्सपायर हो जाए तो रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स क्लाइंट को विथ स्टेटस 400.json सक्सेस फॉल्स मैसेज सेशन इज एक्सपायर्ड। आपका जो सेशन था ना वो एक्सपायर्ड हो चुका है, ये हम मैसेज सेंड कर देंगे। नाउ अब सेशन का हर चीज कर लिए, सेशन का वैलिडेशन कर लिए, सेशन को निकाल लिए, अब क्या करना है, रोटेट करना है रिफ्रेश टोकन को। मींस पुराना जो सेशन था उसको डिलीट कीजिए, बिंदास डिलीट कर दीजिए आप। अवेट सेशन डॉट डिलीट, डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, किस मेथड का यूज करना होता है, डिलीट वन, किस मेथड का यूज करना होता है, डिलीट वन। ओके, डिलीट वन से हम इस सेशन को एक्सपायर्ड कर देंगे, डिलीट वन में ऑब्जेक्ट आईडी दे देंगे, ये जो हमने सेशन निकाला था, यहाँ पे देखिए ये जो सेशन निकाला था इस सेशन का ऑब्जेक्ट आईडी हमने दे दिया। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सेशन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये सेशन क्या होगा,
डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पुराना सेशन को डिलीट कर दिए, पुराने सेशन को क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। अब हमें क्या करना है, देखिए यही बोल रहे थे, रोटेट रिफ्रेश टोकन में पहले डिलीट करेंगे, देन क्रिएट करेंगे एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन कैसे क्रिएट होगा, अगेन सेम प्रोसेस, इसमें कुछ नहीं ऐसा तो वाली चीज़ है। डायरेक्ट इसको कॉपी कीजिए, जनरेट एक्सेस टोकन में डायरेक्ट इसको कॉपी कीजिए। ये हो गया एक्सेस टोकन JWT साइन से। ओके, JWT साइन में पेलोड नहीं दिए हैं अभी, पेलोड हम देते हैं, कुछ समय रुक जाइए बस। देन सेंड रिफ्रेश टोकन इन कुकीज। अब तो रिफ्रेश टोकन ये एक्सेस टोकन हो गया। ओके, सेशन को डिलीट कर दिए, ये हो गया हमारा एक्सेस टोकन को क्रिएट कर दिए। अब रिफ्रेश टोकन भी तो क्रिएट करेंगे, एक नया फ्रेश रिफ्रेश टोकन क्रिएट करेंगे। तो ये लीजिए, नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश रिफ्रेश टोकन को क्रिएट कर लिए। ओके, फ्रेश रिफ्रेश टोकन को क्रिएट कर लिया। अब इसको क्या कर देंगे, सेशन हमने डिलीट कर दिया था पुराना, तो एक नया सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अवेट सेशन डॉट क्रिएट, नया सेशन क्रिएट करेंगे। और नया सेशन क्रिएट करना है तो सेम यही तो करना है, और कुछ थोड़ी करना है। देखिए आपका कोड रिपीट होने लगा, इसको आप डेलीगेट भी कर सकते हैं, मीन्स एक नया फंक्शन यूज करके बार बार कोड रिपीट हो रहा है तो उसको कर दीजिए। अब देखिए यूजर आईडी कहाँ पे होगा, यूजर आईडी आपके पास यूजर थोड़ी है। अब उस समय यूजर निकाल लिए ईमेल से, आपके पास ईमेल ही नहीं है तो यूजर कहाँ से आएगा। अब जो ये यूजर आईडी आएगा वो सेशन से आएगा। हमने ये जो सेशन निकाला है, इसीलिए तो सेशन हमने बनाया था। ये जो सेशन निकाला है, इस सेशन में देखिए यूजर आईडी है, अकाउंट टाइप है, ईमेल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेशन में से यूजर आईडी होगा, इस सेशन में क्या होगा, यूजर आईडी, तो उस यूजर आईडी को डाल देंगे। ईमेल भी होगा सेशन में, उस ईमेल को डाल देंगे, हैश कर देंगे। ये जो रिफ्रेश टोकन है ना, ये रिफ्रेश टोकन, इसको हैश करके फिर भेजेंगे। अकाउंट टाइप भी कहाँ से आएगा, सेशन से आएगा। ओके, और एक्सपायर एट अगेन कर देंगे कि 30 दिन पे एक्सपायर कर देना। नाउ सेंड रिफ्रेश टोकन इन कुकीज, सेंड एक्सेस टोकन इन रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। सेम यही प्रोसेस तो करना है, कुछ भी रिपीट थोड़ी किए हैं, कुछ भी अलग थोड़ी है। ये तो रिपीट ही हो गया, ये रिपीट ही हो गया, कुछ भी अलग है नहीं है। अब JWT साइन में ये जो पेलोड है, इसमें क्या रखोगे, इसमें आप रख सकते हो ईमेल, कि यूजर का ईमेल। जैसे हम ये रिफ्रेश टोकन में कर रहे हैं तो यहाँ पे सेशन होगा, तो सेशन डॉट ईमेल कर देंगे। अकाउंट टाइप भी हम यूजर का स्टोर करना चाहते हैं। ये टोकन है, टोकन हम वैलिडेशन के लिए रखते हैं, क्रेडेंशियल के लिए, कि जो सर्वर है हमारा वो समझ पाए इस टोकन को, तो उसको कुछ क्रेडेंशियल पता होना चाहिए ना, वो इस ईमेल से पता करेगा। अकाउंट टाइप हम उसको दे देंगे सेशन डॉट अकाउंट टाइप, ठीक है, ईमेल दे दिए, अकाउंट टाइप दे दिए। और अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ी चीज़ें जो यूजर का रखना पड़े तो वो भी रख सकते हैं। जैसे यूजर का आईडी हम यहाँ पे रख सकते हैं, सेशन डॉट यूजर आईडी, आईडी में हम यूजर का आईडी रख दिए। ये हो गया आपका पेलोड। यहाँ पे भी आप सेम पेलोड दे दीजिए। तो ये था आपका कंप्लीट रिफ्रेश टोकन कैसे रोटेट होगा और एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन कैसे जनरेट होगा। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको ऑथेंटिकेशन वाली लेक्चर हमारी देखनी पड़ेगी। वन शॉट बैकएंड में डाला, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, क्यों हमें टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, और कुकीज़ क्या होता है, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने वो लेक्चर देख लिया तो ये लेक्चर देखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, सब सिमिलर है, ठीक है। और अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पे हम एक अच्छा सा एनिमेशन वीडियो डाल देंगे कि कैसे बिहाइंड द सीन वर्क हो रहा होता है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो क्लाइंट पे जब हम रिएक्ट नेक्स्ट जेएस करेंगे तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर
कि इसको इंटरसेप्ट कैसे करेंगे, बट रिफ्रेश टोकन को रोटेट करने के लिए क्या होता है, इसका क्यों करेंगे, पहली बात क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सेस टोकन जब एक्सपायर्ड हो जाएगा तो हम नहीं चाहते हैं यूजर लॉग आउट हो जाए, हम चेक करेंगे पहले रिफ्रेश टोकन, क्या रिफ्रेश टोकन है डेटाबेस में उस यूजर के पास। अगर होगा रिफ्रेश टोकन, पहले कुकीज से एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन डेटाबेस में जाएंगे चेक करने के लिए, अगर डेटाबेस में मिल गया तो उस रिफ्रेश टोकन का यूज करके एक्सेस टोकन क्रिएट कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले कुकीज से हम रिफ्रेश टोकन निकाल रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं, देन सेशन फाइंड कर रहे हैं इस रिफ्रेश टोकन से कोई सेशन है क्या, अगर सेशन मिल गया देन हमारे पास वो सेशन आ जाएगा, फिर चेक करेंगे, अगर सेशन नहीं मिला या फिर सेशन का जो एक्सपायरी है वो अभी के डेट से कम है, मीन्स एक्सपायर हो चुका है सेशन, इसका मतलब सेशन एक्सपायर हो चुका है। ओके, जब सेशन हमको मिल जाएगा सक्सेसफुली तब क्या करेंगे, पहले सेशन को डिलीट कर देंगे, क्रिएट करेंगे एक फ्रेश एक्सेस टोकन, क्रिएट करेंगे एक रिफ्रेश टोकन फ्रेश, फिर उस रिफ्रेश टोकन को हैश करके अगेन डेटाबेस में सेंड कर देंगे, सेशन अगेन सेशन को क्रिएट कर देंगे। ओके, और देन अगेन अब क्या करेंगे, रिफ्रेश टोकन को कुकीज़ में सेंड कर देंगे एंड एक्सेस टोकन को रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। तो ये है हमारा रोटेट रिफ्रेश टोकन का, इसे भी रिवीजन कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पे चेंज पासवर्ड को मेनली देखेंगे किस तरीके से काम करता है।